अगर ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है अपनी तरफ तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो एक माइनस आई होगा तो दूसरा क्या होगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन क्या है, इट इज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो बताओ व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस इंडक्टिव इफेक्ट। अब बताओ इसमें मिथाइल कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, प्लस आई लगा रहा है या बताओ माइनस आई लगा रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट कब ऑपरेट करता है, तो टेम्परेरी हुआ या परमानेंट हुआ। वो सुनते नहीं इलेक्शन में, जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा इंडक्टिव रहेगा, समझ गए। आपने एक एच हटा के मिथाइल लगाया तो यहाँ कितने कार्बन डोनेटिंग है। पी कैरेक्टर से क्या होता है, न्यूक्लियस से दूर होता है। एस कैरेक्टर मतलब न्यूक्लियस के पास होता है। नाइट्रोजन लगाया ना आगे, तो इस पूरे का कौन सा इफेक्ट हुआ। और आर में सल्फर के साथ बहुत सारे ऑक्सीजन लगे हैं, तो हाई पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा ना यहाँ पे। अरे कैसे हो भाई, कहाँ चले गए थे, कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठो। तो पहले ये बताओ, ये मेरे को बधाई किसने व्हाट्सएप पे बधाई भेजी थी, एक जने ने, किसी ने व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे किसी ने मेरे को बधाई भेजी थी ना कंप्लीट करने की। तुम में से नहीं था कोई, चलो बैठ जाओ। क्योंकि मैं सोचा था यार जिन्होंने भेजी ना उनके लिए मैंने स्पेशल पेपर का स्पेशल एक कार्ड बनवाया है। एक टीचर्स डे की बधाई देने भी 2 लोग आए थे। हाँ, उन्हें वो चॉकलेट लेके आए थे, वो वाले लोग कौन है। डिजिटल बधाई तो बिल्कुल फर्जी वाली बधाई है, मतलब फर्जी तो नहीं है, ठीक ठाक है। ये चॉकलेट तो 2 थी, हाथ 3 कैसे हो गए। हाँ, सिर्फ बधाई देने आई थी, अच्छा चलो वेरी गुड। तो चॉकलेट वाले कितने बचे, 2, मतलब खर्चा किया उन्होंने, है ना भाई। स्टूडेंट एज में आदमी 10 रुपये खर्च करके या 20 रुपये खर्च करके कोई चीज़ लेके आता है तो पता चलता है ना दिल कितना बड़ा है उसका, है ना। तो तुम्हारे लिए स्पेशल एक कार्ड बनाया है मैंने। एक पता है, एक बड़ा इंस्टाग्राम पे एक फेमस एक बच्चे का चल रहा है, एक अफ्रीका साइड का एक बच्चा है जो रोज़ स्कूल जाता है। तो स्कूल जाता है, उसकी मदर ने उसको 3 बातें सिखा रखी है कि जब भी स्कूल जाएगा तेरे को 3 बातें बोलते हुए जाना है। पहली बात बोलना है आई एम स्मार्ट, दूसरा बोलना है आई एम ब्लेस्ड। पहला क्या है, आई एम स्मार्ट, दूसरा क्या है आई एम ब्लेस्ड, और तीसरा क्या है आई कैन डू एनीथिंग। वो इतनी पावरफुल है ना कि जब अपन बोलते हैं तो उसी चीज़ को सुनते हैं तो हमारे माइंड में जाता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है कि यार मैं बड़ा स्मार्ट हूँ। कोई आपको बोलता है ना, किसी दिन आप अच्छे कपड़े पहने जाते हैं, बड़ा सुंदर दिख रहे हो, आपको कैसी फीलिंग आती है, एकदम लगता है यार अपन ही हीरो है एकदम, है ना। तो तारीफ सुनना भी ज़रूरी होता है और खुद के बारे में अच्छा बोलना भी ज़रूरी होता है। आप खुद के बारे में नेगेटिव बोलते रहोगे, यार मेरे में ये है, मेरे में वो है, मेरे में वो है, तो आपके माइंड में भी चला जाएगा, फिर आपकी इंटरनल बॉडी भी बोलेगी हाँ यार तू तो ऐसा ही है। तो अपने को खुद को हमेशा अच्छा बोलना है। इसीलिए शास्त्रों में लिखा है ना कि जीभ के ऊपर कौन होता है, सरस्वती। आजकल तुमने देखो ये बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज मानने लग गया, मैनिफेस्टो करो, ये करो, ये सब तो अपन हजारों सालों से जानते हैं। अपने को तो सिखाया जाता है कि जीभ पे सरस्वती होती है, इसलिए आदमी को हमेशा अच्छा बोलना चाहिए। और नेगेटिव आदमी की पहचान पता है क्या है, जो बुराई कर रहा हो, गलत बोल रहा हो, चाहे किसी के बारे में बोल रहा हो। भाई जनरली क्या होता है, 3 लोग होते हैं ना, 2 मिलते हैं, तीसरे की बुराई करते हैं, है ना, और बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, अरे यार उसने ये कर दिया, वो कर दिया। आप कोशिश करो कि आप उसकी बुराई मत करो, क्योंकि देखो सुनना तो अच्छा ही लगता है ना। और अगर आप सुनो भी नहीं उसको तो इसका मतलब है कि आप टॉप लेवल के आदमी हो। तो किसी की नेगेटिव आदमी को पहचानने का मतलब है वो कोई किसी की बुराई कर रहा हो, और पॉजिटिव आदमी को पहचानने का है कि वो किसी भी सिचुएशन में कुछ ना कुछ अच्छा सोच लेगा, है ना। जैसे मान लो उसका फॉर एग्जांपल भगवान अगर एक्सीडेंट हो गया, वो गिर गया, वो गिरते ही तुरंत देखेगा अरे यार सिर्फ खरोच आई है यार, है ना, कुछ भी नहीं हुआ, मेरी हड्डी टूटी नहीं, वो पॉजिटिव। और नेगेटिव कैसा हो, गिर गया, अरे यार मेरे खरोच आ गई, देखो यार इंस्टाग्राम लाइव करके, ये देखो आज है ना खरोच आई है, बैड डे फॉर मी, ये वो नेगेटिव है। सोच का तरीका होता है ना भाई। तो अब हमें क्या करना है, ये 3 बातें रोज बोलनी है 3 बार। अगर ज्यादा मन विचलित हो रहा हो तो दिन में 3 बार, डॉक्टर बोलता है ना सुबह दोपहर शाम लेनी है,
तो वैसे ये टैबलेट है, 3 बार सुबह, 3 बार दोपहर को और 3 बार शाम को। ज़्यादा घबराहट हो तो डोज बढ़ा सकते हैं, 5-5 भी ले सकते हैं, है ना। और ज़्यादा घबराहट हो तो 2 मिनट तक नॉन स्टॉप चैंटिंग, आई एम स्मार्ट, आई एम ब्लेस्ड, आई कैन डू एनीथिंग। तो चलो शुरू करते हैं, खड़े हो जाओ, ठीक है। तो आई एम, हर चीज को अपन 3-3 बार बोलेंगे, जोर से बोलेंगे और फील करेंगे कि मैं अपने लिए बोल रहा हूं, है ना। तो पहला बोलो आई एम स्मार्ट, और जोर से, और जोर से। अब दूसरा बोलो आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। तीसरा बोलो एनीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग। समझ गए, ठीक है। और जो बैठो, जो प्राइज, क्या नाम भाई, गौरी शंकर, आ जाओ। गौरी, हाँ ठीक है, जैन आ जाओ। ये स्टिकर बनवाया है मैंने, इसको आपको स्टिकर को निकाल के चिपकाना है बैग पे या कहीं पे भी। आ जाओ। इन्होंने क्या है ना, वो टीचर्स डे वाले दिन चॉकलेट वगैरह दिए ना, तो कर चढ़ गया मेरे पे। ये गिफ्ट हिसाब बराबर, आ जाओ, ये हिसाब बराबर। वो देख लेना, दूसरा वाला चाहिए दूसरा ले लेना, है ना। ठीक है भाई, समझ गया तुम। चलो अब अपन पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे अपन जीओसी। जीओसी का पूरा नाम क्या है? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब जीओसी में अपन ये पढ़ेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर उसकी स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, उसकी रिएक्टिविटी कैसे देखते हैं, उसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। तो उसको पढ़ने से क्या होगा कि जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। तो जीओसी अच्छा होने का मतलब आपको आउटर लाइन अच्छे से पता चलेगी, तो आगे अपने को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बात समझे आप, ठीक है। अब जीओसी स्टार्ट करने के पहले ये टेबल इसलिए लगाई है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है ना। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ जब अपन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ग्रुप के अंदर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है ना। एक रफली देखो, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 2.5 अप्रोक्सीमेटली ना। बोरॉन की कितनी है? कार्बन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, एफ की। इसका मतलब 0.5 से बढ़ रहा है वो। या सिंपल मैं ये लिख दूं कि लेफ्ट से राइट जाने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ऐसे ही अगर हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या फर्क पड़ता है? डिक्रीज होती रहती है। जनरल ट्रेंड यही होता है ना कि यहां जाएंगे तो इंक्रीज होगी, गजब, ठीक है। समझ गया तुम? अच्छा, पेन सेलेक्ट ही नहीं किया। हाँ यार, अरे मेनली अपने को कार्बन से रिलेटेड ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां क्या हो रही है हमारी? इंक्रीज। और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ध्यान रखनी है, कितनी है? रफली 2.5। और ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि यहां से यहां आने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है हमारी? डिक्रीज। ये आपने सब पढ़ रखा है, ये बात समझ आई? ठीक है। तो आज का लेक्चर शुरू करें, ठीक है। तो हेडिंग लगाओ। और कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानना चाहते हो? बाकी की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, हैलोजेंस की जरूरत पड़ती है ज़्यादातर। ये हैलोजेंस की कितनी है? 4, 3, 2.8, ठीक है। फ्लोरो क्लोरो उसकी 2.5 होगी, ठीक है। चलो अब आज का हेडिंग लगाओ। तो जीओसी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत सारी स्टोरियां सुनानी, बाद में सुना दूंगा, पढ़ लेते हैं पहले, जैसे जैसे याद आएगी सुनाता रहूंगा। देखो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम जो भी पढ़ेंगे वो एकदम बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे, है ना। पूरा जीओसी अच्छे से पढ़ेंगे ताकि कोई भी एग्जाम देना हो, कोई भी चीज़ समझनी हो, आसानी से समझ सकते हैं। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक
डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। पहला लिखो आप इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। लिखा आप लोगों ने? कैसी हो? गौरी के पीछे, अरे क्या नाम, स्कूल का नाम क्या है तुम्हारा? लिख लिया इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ठीक है। ये समझ में आ रहा है क्या लिखा है? क्या लिखा है? मतलब ऐसे इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट से हो रहे हैं, चाहे पार्शियल डिस्प्लेस हो चाहे फुली डिस्प्लेसमेंट हो, उससे रिलेटेड इफेक्ट अपन डिस्कस करेंगे। तो अपने को मेनली वैसे 3 इफेक्ट पढ़ने हैं। पहला एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इफेक्ट ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मेनली इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये एनसीईआरटी में दे रखा है इसलिए थोड़ा सा इसको डिफाइन करेंगे, छोटा सा एकदम है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। फिर तीसरा अपन पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। चौथा अपन पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन बाद में, पहले रेजोनेंस पढ़ेंगे। सी लिखा तो नहीं आपने? सी अपन पढ़ेंगे रेजोनेंस, और डी अपन पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। ये मेन इफेक्ट है ना। इनके साथ साथ छोटे छोटे साइड में फील्ड इफेक्ट, इसके 1-2 एग्जांपल डिस्कस करेंगे। एक SIR इफेक्ट, स्टेरिक इनहेबिटेंस ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। लेकिन मेन जो इफेक्ट है ना, बाकी ये तो डेफिनेशन देनी है, इंडक्टिव, रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, ये 3 चीज पढ़नी है अपने को। तो आप नाम लिख लो। कैसी हो? ठीक है। ये ना इस पे लिखा है ये 70.3, ये 70.3 नहीं है, ये है 140.6। 70.3 का मतलब होता है हाफ आयरन मैन। वो टी शर्ट वहाँ सस्ते मिल रहे थे, 50% डिस्काउंट है, तो मैंने वो ले लिए। अच्छा, 70.3 मतलब डिस्टेंस होता है इन माइल्स, और जो फुल आयरन मैन होता है उसका डिस्टेंस होता है 140.6 माइल्स। समझे? तो आयरन मैन में क्या क्या होता है? पहले होता है स्विमिंग, 3.8 किलोमीटर। तुम जोड़ लेना एक बार। 3.8 तो किलोमीटर तो स्विमिंग पानी में, समझ गए? फिर 180 किलोमीटर साइकिलिंग, पैडल मारते हुए, है ना? उसके बाद 42.2 किलोमीटर रनिंग। तो तीनों को जोड़ो, कितना हुआ? कितना हुआ? किलोमीटर हो गया ना ये, तो माइल करोगे तो 140.6 हो जाएगा। उसको बोलते हैं फुल आयरन मैन। और इसका आधा जो करते हैं ना, वो होता है 70.3, उसको बोलते हैं हाफ आयरन मैन। जैसे मैराथन होता है ना, फुल मैराथन, हाफ मैराथन, वैसे होता है। ठीक है, मैं वो क्लियर इसलिए किया कि वो रिकॉर्ड हो रहा है ना, लोग समझेंगे हाफ किया, कंफ्यूजन हो जाएगा। बताना पड़ेगा ना यार, फुल है, बता, सही बात है कि नहीं है? ठीक है, चलो अब लिखो। लिखो इंडक्टिव इफेक्ट। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, IIT जैसा काम है ये। तो मैं IIT नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, आयरन मैन कर लिया, बात एक ही है। IIT नहीं कर पाया, और टीचर वीचर मिले नहीं थे मेरे को, सही कोचिंग मिली नहीं थी। कोचिंग ही नहीं मिली थी। कोचिंग सही क्या होती है? सिलेबस भी नहीं पता था, और कोई चीज़ पता नहीं होती ना तो बहुत आसान लगती है, क्या है कर लेंगे एकदम, है ना? तो पता होने के बाद पता चलता है कि क्या करना है। तो आप हेडिंग लगाओ इंडक्टिव इफेक्ट।
लिख लिया इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। पहले एक बार मैं आपको इंडक्टिव इफेक्ट का बेसिक बता देता हूं। एक अपने को बनाना है 1 क्लोरोप्रोपेन, तो 1 क्लोरोप्रोपेन का स्ट्रक्चर ये होगा ना, ये जो मैंने बनाया है 1 क्लोरोप्रोपेन है ना। अब आप मुझे बताओ कि क्या हो गया, सॉरी ब्यूटेन, ब्यूटेन बनाना है, बनाया सही, बोला गलत था, ठीक है। अच्छा ये बताओ कार्बन और क्लोरीन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? क्लोरीन है ना। तो अपन ये कहेंगे ना, ये पार्शली ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन टूवर्ड क्लोरीन शिफ्ट हो गए, पोलराइज हो गए, बेसिकली पोलराइज हो गए। तो इस पे चार्ज कौन सा आएगा? डेल्टा माइनस। इस पे चार्ज कौन सा आएगा? डेल्टा प्लस। तो क्लोरीन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए। तो जिसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए उसको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, विड्रॉ कर रहा है, उसको बोलेंगे माइनस आई। तो इसका मतलब है कि इस ब्यूटाइल को क्या बोलेंगे? अगर ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है अपनी तरफ तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो एक माइनस आई होगा तो दूसरा क्या होगा? प्लस आई। अब बताओ प्लस आई का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो डोनेट कर रहा है वो प्लस आई, जो विड्रॉ कर रहा है वो माइनस आई, ठीक है। अब ये डेल्टा प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो ये क्या करेगा? इस सिग्मा बॉन्ड को अपनी तरफ एट पोलराइज करेगा, तो यहां पे चार्ज आएगा डेल्टा डेल्टा प्लस। अब ये डेफिशिएंट हो रहा है तो ये क्या करेगा? ये पास वाले से विड्रॉ करेगा, तो यहां क्या आएगा? डेल्टा 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 प्लस। और ये विड्रॉ करेगा तो बताओ क्या होगा? डेल्टा 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 प्लस। तो इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन क्या है? इट इज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पोलराइज होता है ना टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो बताओ व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस इंडक्टिव इफेक्ट? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। ऐसे ही जैसे मैं एक और सिंपल एग्जांपल दूं, एक आर एफ लगा है, तो बताओ इसमें एफ का कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई या बताओ प्लस आई? कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी थी? 2.5। फ्लोरीन की कितनी थी? 4, यानी काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना वो। तो ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? माइनस आई। ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? प्लस आई। ये बात समझे आप? ठीक है। अब हम थर्ड एग्जांपल लेते हैं। ये है हमारा इथेन। अब बताओ इसमें मिथाइल कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? प्लस आई लगा रहा है या बताओ माइनस आई लगा रहा है? कोई नहीं लगा रहा है। यानी ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। इसकी भी क्या है? sp3। तो दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है? 0। तो अब बताओ इसमें इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। इंडक्टिव इफेक्ट कब ऑपरेट करता है? जब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। ये बात समझे आप? ठीक है। तो पहले आप एग्जांपल लिखो, फिर मैं इसकी डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। पहले इतना सा लिखो एक बार। मतलब ये सिंपली पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन है टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तीनों एग्जाम्पल लिखे आपने? तीनों लिखो। मिश्रा जी समझ में आया? आगे बढ़े। अभी लिखना कुछ नहीं है, बस आप एग्जाम्पल लिखो, है ना। डेफिनेशन का सब लिखेंगे अपन। चाहो तो इस पर नंबर भी कर सकते हो। अच्छा बताओ, जितना ये क्लोरीन से कार्बन दूर जाएगा ना, उतना इंडक्टिव इफेक्ट, इसका माइनस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा, कम हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। ये भाई इसमें डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है,
तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी यहाँ पे, यहाँ जाने पे और कम हो जाएगा, यहाँ कम हो जाएगा। तो जनरली इंडक्टिव इफेक्ट है ना सेकंड कार्बन के बाद एकदम वीक हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। लेकिन अपन जब रिलेटिव कंपेयर करते हैं ना कि भाई एक 10th कार्बन में इंडक्टिव बताओ, 11th में बताओ, तो अपन रिलेटिवली बोलते हैं कि भाई 10th पे लग रहा है, 11th में। जनरल मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करोगे तो बोलो सेकंड के बाद इंडक्टिव इज नो मोर। अरे यार, एक अच्छी वाली स्टोरी बताऊं या नॉर्मल वाली बताऊं? एक मेरे साथ अजीब घटना हुई, ठीक है। क्या हुआ कि वहाँ पे मैं इटली गया ना, तो इटली में यहाँ से जुरिच गया, जुरिच से मिलान, मिलान से एक बोलेंगना एक सिटी है, बोलेंगना से सर्बिया, सर्बिया नहीं सर्बिया CERVIA है, छोटा सा टाउन है, 50,000 लोगों का। वहाँ पे था इवेंट, तो काफ़ी लॉजिस्टिक, साइकिल वाइकिल लेके जाना था, चैलेंजिंग होता है एकदम, है ना। तो वो क्योंकि वहाँ होते नहीं ना, कुली वगैरह होते ही नहीं वहाँ पे, है ना, सब खुद करना होता है। तो वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ पे ना आयरन मैन का एक इवेंट, उनका खुद के मतलब ब्रांडिंग कपड़े हैं उनके, ये सब आयरन मैन के खुद के हैं, उनके शूज़ वगैरह, टी-शर्ट, स्पोर्ट्स की बहुत सारी चीज़ें आती हैं ना, उनके जेल वगैरह, पूरा एक मतलब बोलते हैं शोरूम टाइप होता है उनका पूरा। तो वहाँ हमने ना कुछ कपड़े वगैरह खरीदे, उनकी क्वालिटी अलग होती है कपड़ों की, क्योंकि वो है ना मतलब जैसे इस टाइप के कपड़े यूज़ करते हैं जो लॉन्ग टाइम तक हीट पैदा नहीं करें, सॉक्स वैसे होते हैं, वो स्पेशल चीज़ें होती हैं, थोड़ा मतलब स्पेशल मटेरियल यूज़ करते हैं। तो हमने वहाँ पे वो सब चीज़ें खरीद ली आगे आने वाले साल में प्रैक्टिस करने के लिए। तो कुल मिला के बिल बना 900 यूरो करीब, है ना, 900 साढ़े 900 यूरो बना, मतलब 89,000 का बिल बना, है ना, ठीक है। मेरे ही पैसे थे भाई, ठीक है, आदमी पैसे कमाता किस लिए? खर्च करने के लिए, ठीक है ना। तो वो ले लिए सब पहले, मतलब क्योंकि है ना भीड़ कम थी तो शुरू में हमने ले लिए। लेने के बाद वहाँ पे काउंटर पे 3-4 वो गर्ल्स खड़ी थी, एक फर्स्ट काउंटर पे मैं चला गया, तो उसने वहाँ पे कैश पेमेंट ज़्यादा लेते नहीं है, कार्ड से ही लेते हैं। तो मैंने अपना क्रेडिट कार्ड टैप किया उसके साइड में, टैप चलता है वहाँ पे, या एप्पल पे, वो एप्पल पे आता है ना, वो ज़्यादा वो चलता है, वो टैप किया मैंने, तो फटाक से रिसिप्ट निकल गई। तो मैंने कपड़े वपड़े लिए, मैं और मेरी वाइफ थे, हम चले गए, हमारा होटल एकदम पास में ही था, चले गए हम, आराम से बैठ गए। वो घर जाके मेरी वाइफ ने होटल में जाके वो सब टैग वैग निकाल के कपड़े वपड़े सब पैक कर लिए। फिर ये SMS नहीं आया मेरे पास, है ना, मेरे पास जल्दी क्या होगा, HDFC से जब पेमेंट होता है ना इमीडिएटली SMS आता है, और थोड़ा ट्रांजेक्शन ज़्यादा होता है तो कॉल भी आता है, लेकिन वो इंटरनेशनल रोमिंग पे ज़्यादा हो सकता है, कॉल वॉल नहीं है, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं अपने पैसे देने थे ना, टैप हो गया, बात खत्म हो गई। मैं 2 दिन बाद है ना व्हाट्सएप देख रहा था, तो आजकल बैंक के अलर्ट व्हाट्सएप पे भी आते हैं। तो व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया हुआ है कि आपका जो 89,000 का पेमेंट था दैट वाज डिक्लाइंड। तो डिक्लाइन से याद आया कि मेरे साथ है ना एक फ्रॉड हुआ था साल भर पहले, है ना, तो मैं क्या वो पेमेंट है ना वो लॉक कर देता हूँ, ऐप पे जाके आप लॉक कर सकते हो। आप जैसे मान लो आपकी लिमिट, आपकी पेमेंट क्रेडिट कार्ड की लिमिट मान लो 10 लाख रुपए है ना, आपने लॉक कर दिया कि भाई 1 लाख से ऊपर पेमेंट नहीं कर सकते आप, है ना, आपको हर बार वो लिमिट बढ़ानी पड़ती है, SMS आएगा। तो मैंने कहा लिमिट लॉक कर रखी थी, वो पेमेंट बाउंस हो गया। अच्छा, जैसे ही उसने लेडी ने, जब उस लड़की ने वो पेमेंट करवाया ना, तो रिसिप्ट निकल गई। तो अपने यहाँ क्या होता है कि रिसिप्ट निकलने का मतलब पेमेंट हो गया। जल्दी क्या होता है कि पेमेंट डिक्लाइन होता है ना, तो वहाँ पे स्क्रीन पे लिखा था डिक्लाइन और रिसिप्ट नहीं आती है, तो लोगों को पता होता है यार वापस करो। वहाँ पे क्या होता है कि पेमेंट हो गया तो भी रिसिप्ट आएगी, और पेमेंट नहीं हुआ तो भी रिसिप्ट आएगी, दोनों केस में आती है। तो रिसिप्ट आ गई, मैंने भी रिसिप्ट अंदर रख दी, वो सिक्योरिटी वगैरह चेक करते हैं, तो मैं आ गया, मैंने कहा पेमेंट तो हो ही नहीं। अब मैंने कहा यार 89,000 का मैटर है, ठीक है। तो पहले तो मैंने भगवान को बोला, ये भगवान मेरा कल इवेंट है, तो कुछ करना मत, तो हमको यार चोर समझ के कुछ कर दे हमारे साथ, ठीक है। मैंने कहा परसों जाके उसको पैसे दे देंगे, ठीक है ना। तो इवेंट हो गया, हमको जाना था, सामान वामान सब पैक कर लिया, पैक करके हम मतलब मैं कहा उसको पैसे देते हैं फिर चल देते हैं। मैंने लिमिट बढ़ा दी वापस कार्ड की बढ़ा के मैं वहाँ पहुँच गया उसके पास, है ना। तो वो जो जिसने पेमेंट लिया था, मैं तो जानता था ना भाई इससे मेरा डील हुई है, मैंने उसको पूछा आपका मैनेजर कौन है, तो उसने एक दूसरी लेडी मैनेजर थी वहाँ की, उसके पास भेज दिया, बोला ये हमारे मैनेजर हैं। तो मैंने उसको बोला कि ऐसा है कि हमने आपसे कपड़े खरीदे थे, 3 दिन पहले की बात है ना, और मैंने वो व्हाट्सएप मैसेज दिखाया, मेरे पास व्हाट्सएप का मैसेज आया कि पेमेंट वॉज डिक्लाइन, और ये मुझे 1 दिन बाद पता चला, मेरे को इमीडिएट पता भी नहीं चला, क्योंकि है ना वहाँ छोटा टाउन है ना, इंटरनेट इतना स्लो आता है, 0.5 Mbps, समझ रहे हो, मतलब है ना फ़ोन चलाने से आप इतना फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि आप फ़ोन ही नहीं चलाओगे। ज़्यादातर लोग फ़ोन चलाते हैं, मतलब कम चलाते हैं हमारे फ़ोन। आपने देखा हाई स्पीड जियो एकदम डेटा मेरे हिसाब से इंडिया में वर्ल्ड में सबसे सस्ता है अपना, तो अपन तो लगे रहते हैं एकदम, है ना।
तो मैंने कहा यार वो उसको चला चला कर वीडियो मतलब आप डाउनलोड की तो सोच नहीं सकते, तो वो फ्रस्ट्रेशन में मैं उसको चलाता ही नहीं था ज़्यादा। तो मैंने उसको बोला यार मेरा बाद में देखा और ये 89 का डिक्लाइन हुआ है, मैंने आपके यहाँ से कपड़े खरीदे थे। और उसने बोला कि कपड़े कहाँ हैं? मैंने कहा कपड़े तो बैग में है। बोला कि बैग कहाँ है? मैं बैग होटल में है। बोला कि होटल में है, उस पर टैग वगैरह कहाँ है? मैंने कहा टैग वैग तो हमने उड़ा दिए सब, कि भाई वो होता है ना भाई सामान एयरपोर्ट पर होता है ना 23 किलो का बैग चाहिए, तो वो मतलब मैं तो कुछ करता नहीं, मेरी वाइफ ही करती है सब, तो वो टैग वैग सब निकाल के फेंक देती है और कपड़े रख लेती है। मैंने बोला टैग तो गायब हो गए। तो फिर उसने कहा कि अच्छा आप उस दिन नहीं आए। मैं उस दिन तो मैंने बता दिया ना आपको मैं कैसा आता, मेरे को पता ही दूसरे दिन चला, और फिर 2 दिन इवेंट था तो मेरे को कहीं जाना आना नहीं था, क्योंकि वहाँ आपकी इतनी भीड़ है ना, आधा घंटा कौन खड़ा रहेगा। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है। अच्छा मेरे दिमाग में ये था यार अगर मैं नहीं गया ना तो ये इंडिया को गाली देगी, ठीक है ना, जब इनके अकाउंटिंग होगी पता चलेगा कि 89,000 का बाउंस हो गया, क्रेडिट कार्ड कहाँ का इंडिया का, इतना तो पता नहीं जाता ना, वो बैंक को भेजेगी तो बैंक बता देगा इंडिया का क्रेडिट कार्ड है, बैंक मेरे से वसूल ही नहीं कर सकता ज़बरदस्ती, मैं कह दूंगा मैंने कपड़े लिए ही नहीं, लेकिन उसको तो पता चलेगा ना कि इंडिया का बंदा है। मैंने कहा यार ये ज़िंदगी भर इंडिया को गाली देगी यार, और गाली की इंटेंसिटी भी ज़्यादा रखेगी। 89,000 है ना भाई, क्वालिटी भी गाली की इंप्रूव करेगी वो, ठीक है ना। मैंने कहा जब भी किसी इंडियन को देखेगी ना वो चोर गएगी उसको, है ना। मैंने कहा यार बदनाम हो जाएंगे अपन तो होंगे ही होंगे, देश भी बदनाम हो जाएगा। इसलिए मैं उसने पैसे लेने का और रिकॉर्ड किया, मैंने सब मैं रिकॉर्ड करा था। मैंने कहा पैसे दूंगा और उससे लिखवाऊंगा कि आप मैंने पैसे रिसीव कर लिए। कल को उसने पेमेंट ले लिया मेरे से, 3 दिन पहले का सामान था, फिर वो ऑडिट में आ जाएगा कि इसका पेमेंट हुआ ही नहीं, तो क्रॉस वेरिफिकेशन भी तो जरूरी है। मैं आप मुझे लिख के दे देना कि पेमेंट हो गया, बाकी मेरे को कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा नहीं मैं पेमेंट ले ही नहीं सकती। मैं यार ले क्यों नहीं सकते यार, मतलब कार्ड है मशीन है। तो उसने बोला कि जब तक आप वो प्रोडक्ट की टैग नहीं लाओगे तब तक मैं पेमेंट नहीं ले सकती। भाई हमारी कंपनी में पेमेंट तब होता है जब मैं उसको स्कैन करूंगी, बिल में दिखेगा तब पेमेंट होगा। तो मैंने कहा आप पुराना बिल निकाल लो। बोला नहीं हमको टैग स्कैन करना पड़ता है, तो सॉरी मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती, एंड थैंक्स फॉर लेट मी नोइंग मी। तो मैं मुझे क्या करना है कि आपको कुछ नहीं करना है, आप जाओ। और थैंक यू बोला उसने मेरे को। मतलब मैं पहले समझ नहीं पाया 10-20 सेकंड, तो मैं क्या पता नहीं क्या मतलब बाद में कोई और स्टेप हो जाए। मैंने कहा श्योर कि बिल्कुल श्योर, जाओ ठीक है, आपने बताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैंने कहा आप बता ही दिया तो 400-500 यूरो के कपड़े और ले लेते हैं। तो 500-600 यूरो के कपड़े और ले लियो, महंगे आते हैं यार बहुत, जिसको लेगिंग वगैरह आती है या 150 यूरो ऐसे आते हैं ना, 150 यूरो 200 यूरो। इंडिया तो स्वर्ग है ना। तो मैंने 500-600 यूरो के कपड़े और ले लिए। कुछ मतलब कुछ प्रोटीन वगैरह बहुत हाई क्वालिटी प्रोटीन आते हैं, अपने आप मिक्सिंग कर देते हैं सब, है ना। तो मैंने वो ले लिए, उसका मैंने पैसे दिए। मैंने कहा कुछ तो इनको पैसे दूँ यार, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन यार गजब 89,000 छोड़ दिए उन्होंने यार। अब मुझे बताओ अगर ये ऐसा इंडिया में होता ना, अगर ऐसा इंडिया में होता, ये पॉसिबल है क्या? भाई साहब पुराने बिल पता नहीं क्या क्या निकाल के ले आते वो। पहले तो आपको सुनाते हैं कि यार तुम मेरे पैसे 3 दिन नहीं दिए, ये वो पुराना बिल निकाल के तुम तो टैप करो, पैसा हम ले लेंगे, हिसाब किताब बाद में कर लेंगे। तो कितना, इसलिए अपन बाहर जाते हैं ना, अपन कोई भी गलत काम करते हैं ना तो अपन एक को बदनाम नहीं करते हैं, हम पूरी कम्युनिटी को, पूरी कंट्री को बदनाम करते हैं। तो कई बार नहीं होता है कि बाहर कई लोगों की कंट्री की इमेज बन जाती है कि यार ये तो चोर हैं, है ना, या क्रेडिबिलिटी नहीं इनकी, तो वो अपने कुछ ही लोग करते हैं वैसा काम। तो बड़ा ध्यान रखना होता है बाहर। तो बाहर हम भी जाते हैं, मेरी वाइफ है ना सफाई करती रहती है। मैंने कहा यार होटल में अपने पैसे दिए काहे की सफाई, है ना, मेरे तो सफाई का सिस्टम थोड़ा कम है ना। बचपन में माँ कर देती थी, फिर वाइफ करने लग गई। तो उसने बोला नहीं ये मतलब जैसे होटल में होता है ना, टॉवल वॉवल सब आपने फेंक दिए है, वो करते रहेंगे। अपने यहाँ तो क्या कि इतना मैन पावर होता है होटल में, एक अंधा आता है टॉवल लेके जाता है, एक सफाई वाला आता है, अपने वो गेट के ऊपर 4 आदमी खड़े रहते हैं। वहाँ कोई नहीं होता है, वो रिसेप्शन पूरी होटल चला रहे थे 3 ही लोग, वो हस्बैंड वाइफ और उनकी एक डॉटर बस। तो आपको होटल, तो वो क्या करती थी, सब टॉवल वॉवल मैनेज करके रखती थी, है ना, सब चीज़ें सिस्टमेटिक रखती थी। तो मैं पूछता था ऐसा क्यों, तो उसने कहा यार वो क्या सोचेगी यार कि पूरी रूम की ऐसी तैसी कर दी, तो अपनी इमेज खराब होगी। फिर मैं भी थोड़ा ध्यान देता था, टॉवल वॉवल थोड़ा मैं साइड में, थोड़ा डस्टबिन में सामान डाल देता। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ों से है ना वो मतलब आदमी की इमेज बन जाती है। तो बहुत बढ़िया रहा, मतलब है ना।
मैंने उसको 2-3 बार पूछ लिया, मैं बाद में गाली वाली मत देना यार, श्योर हो गया, आधे अधूरे लेने तो आधे ही ले लो, है ना। बोले 1 रुपया भी नहीं ले सकते हम। ठीक है, नहीं ले सकते, मैं ज़बरदस्ती कैसे दूँ, है ना भाई, देने का मन भी मेरा कम हो गया जब उसने कहा ना नहीं ले सकते। तो मैंने कहा पता नहीं अपने खाते में ले ले कहीं, कोई ध्यान थोड़ी देते हैं अपन। वो कंधा लग गया तो बड़ा एटिकेट के साथ बोलते हैं वो, स्पेशली यूरोपियन लोग, यार सॉरी, और बड़ा फील करेगा, मतलब पीछे मुड़ के देखेगा सॉरी। आपने लाइन तोड़ दी तो ऐसा देखेगा कि पता नहीं क्या क्राइम कर दिया आपने। मतलब 8-10 लोग खड़े हैं, 1-1 फीट की लाइन गैप से खड़े रहेंगे, एकदम सिस्टमेटिक। अपने इंडिया वाले वहाँ जाके सीधे हो जाते हैं, सीधे ना, क्योंकि वहाँ की पुलिस भी बहुत स्ट्रिक्ट है फॉरनर पे, तो एकदम आप सीधे खड़े हो जाओगे एकदम। अपने क्या थोड़ा इधर देखते हैं ऐसे, है ना, फिर उधर से कोई आता है बीच में घुस जाता है। वहाँ बीच में घुस गए आप तो भाई साहब वो आपको ऐसे देखेगा पता नहीं क्या मतलब क्राइम कर दिया आपने। वो बहुत डिसिप्लिन को नंबर 1 लेते हैं एकदम। तो अपन क्या कि 2-4 दिन तो इनडिसिप्लिन में रहते हैं, फिर वहाँ जिस देश में जाओगे उनके माहौल के अकॉर्डिंग रहना पड़ता है। बात समझ में आई तुम्हारे? तो सबसे अच्छा और देश बढ़िया कौन सा है पता है तुम्हें? यहाँ जितनी आज़ादी और मौज मस्ती है ना, कहीं नहीं है, बता दूं मैं तुम्हें। सब तो सस्ता, गाली देने का फुल पावर, घूमने का फुल पावर, कानून क्या है वो तो पता ही नहीं है। अपने कोई कानून थोड़ी पता है, और छोटे मोटे पता है वो तो अपन ध्यान भी नहीं देते हैं कि रोड पे चलना है, सीधा चलना है, वो कहाँ ध्यान देते हैं। बीच में पट्टी बनी हुई है, अपने को आज तक ये समझ नहीं है पट्टी क्यों बना रखी है। पट्टी का तो लेने देना ही नहीं है, कोई किधर भी जाता है। और रॉन्ग साइड से आना तो हम समझते हैं हमारे दादाजी ने बनवाई है, रॉन्ग साइड से आ रहे हैं एकदम। तो अपन तो बड़ा मतलब मेहरबानी है अपने पे। चलो लिखा आपने, अब इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन लिखो। अरे चलो अब डेफिनेशन लिखो। अच्छा ये बताओ, ये इंडक्टिव इफेक्ट जो है ना, ये टेम्परेरी इफेक्ट है या बताओ ये परमानेंट इफेक्ट है? ये डेल्टा माइनस है और ये डेल्टा प्लस है। ये टेम्परेरी इफेक्ट है, परमानेंट है? टेम्परेरी कैसे? टेम्परेरी का मतलब क्या होता है? कुछ टाइम के लिए ना, और परमानेंट मतलब हमेशा के लिए। तो बताओ क्या है, टेम्परेरी है परमानेंट है? मतलब आज कौन सा डे है? सैटरडे। आज सैटरडे को हमारा एफ कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? -i। अगर हम मंडे को देखेंगे तो मंडे को कौन सा इफेक्ट लगाएगा? -i लगाएगा। ट्यूसडे को -i। ऐसा कोई हनुमान जी का वार आ गया आज इंडक्टिव नहीं लगेगा। तो टेम्परेरी हुआ या परमानेंट हुआ? वो परमानेंट इफेक्ट है। वो सुनते नहीं इलेक्शन में, जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा इंडक्टिव रहेगा, समझ गए? तो ये परमानेंट इफेक्ट है, हमेशा रहेगा ये। और ये वीक इफेक्ट है, क्योंकि अपन ये पार्शियल पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो रहा है, तो ये परमानेंट है। और दूसरा कैसा है? ये वीक इफेक्ट है। अब लिखो पहले डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ इंडक्टिव लिखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, डिस्प्लेसमेंट और पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, displacement or polarization of sigma electron toward more electronegative element, is known as inductive effect. Displacement of sigma electron toward more electronegative element is known as inductive effect. ठीक है। सेकंड क्या लिखोगे? सेकंड बोलो, इट इज ए टेम्परेरी इफेक्ट और परमानेंट इफेक्ट। सेकंड लिखो, इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। लिख लिया आपने? एडिटिव इफेक्ट का मतलब ये है, ये इसकी सबसे है ना खास प्रॉपर्टी है एडिटिव इफेक्ट की। वैसे ये बताओ कि ये क्लोरीन है ना, ये पूरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ये डेल्टा माइनस है, ये डेल्टा प्लस है, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। अगर मैं एक और क्लोरीन लगा दूं यहाँ पे, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं हमारे? 2 -i लग रहे हैं। ऐसे अगर मैं एक और क्लोरीन लगा दूं तो बताओ अब क्या हो रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं। तो बताओ ये जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये -i इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है।
तो ये एडिटिव इफेक्ट है, ऐड होते रहेंगे। पहले एक माइनस आई लगा रहा था, अब 2 माइनस आई लगा रहे हैं, अब 3 माइनस आई लगा रहे हैं, समझे आप? तो ऐसे मिलके लगाते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, एडिटिव इफेक्ट है। तो ये लिखो आप, इट इज एडिटिव इफेक्ट। ऐसे है ना, अगर कार्बन लोगे ना आप, कार्बन, कहाँ गया बोर्ड? तो तब तक वो लिखो इट इज एडिटिव इफेक्ट, और वो बनाओ क्लोरीन, CH2 क्लोरीन, लिख लिया वो एडिटिव इफेक्ट वाला। एक क्लोरीन था, 2 क्लोरीन और 3 क्लोरीन। ऐसे अगर अपन sp3 कार्बन लेंगे ना, sp3 कार्बन, जैसे यहाँ एक मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, अगर मैं H को हटा के एक मिथाइल और लगाऊंगा, ऐसे ही मैं H को हटा के एक मिथाइल और लगाऊंगा, तो जैसे जैसे अपन sp3 कार्बन बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे प्लस आई क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये भी एडिटिव इफेक्ट है। जैसे H का इंडक्टिव इफेक्ट 0 है, आपने एक H हटा के मिथाइल लगाया, तो यहाँ कितने कार्बन डोनेटिंग है, 2, यहाँ कितने कार्बन डोनेटिंग है, 3। तो जितने ज्यादा sp3 कार्बन लगाते जाओगे उतना प्लस साइन बढ़ता जाएगा। मतलब कौन सा इफेक्ट हुआ उसका, एडिटिव इफेक्ट। ये दोनों एग्जांपल लिखो, इट इज ए एडिटिव इफेक्ट। समझ गए आप? तो मोर sp3 कार्बन, मोर इज द प्लस साइड इफेक्ट। लिख लिया सबने? अब एक वो लिख लो आप, फिर अपन थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप के बताए थे आपको? 2 टाइप के। एक क्या था, माइनस आई, और दूसरा क्या था, प्लस आई। माइनस आई का मतलब क्या था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और प्लस आई का मतलब क्या था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। माइनस आई लिखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, प्लस आई लिखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। नोट कर लिया सबने? अब एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, आइडेंटिफाई इंडक्टिव इफेक्ट इन द सर्किल ग्रुप। यानी जिसको मैं सर्किल करूंगा उस पे आपको इंडक्टिव इफेक्ट बताना है कि प्लस आई है या माइनस आई है। मतलब जो सर्किल वाला ग्रुप वर्सेस रेस्ट ऑफ ग्रुप। जब मैंने सर्किल कर दिया, मतलब बेसिकली इस सर्किल और इस बॉन्ड, जो कनेक्टेड बॉन्ड है ना रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल से, उसमें इफेक्ट देखना है आपको।
कितने ऑप्शन है आपके पास सर्किल ग्रुप को बताने के? क्या क्या ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट या नो इफेक्ट। और भाई कैसी हो? क्या क्या नाम? अपूर्वा, प्रसिद्धि, हाँ वही, मतलब वो याद है, बढ़ते हुए। नाम जबरदस्त है, प्रसिद्धि। प्रसिद्धि को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फेम। प्रसिद्ध हुआ, फेम इज प्रसिद्ध, प्रसिद्धि तो फेमस। ठीक हो छोटू? कितने साल के हो गए अब? 17 के हो गए? अभी 2-4 महीने पहले भी 17 के थे यार। 16 थे? अच्छा, बढ़ गए फिर। तुम में से कोई 15 साल से छोटा भी है क्या? 15 से तो ऊपर हो ना सब। और 16 के? अच्छा, इतने साल लोग 16 है, तो मतलब अगले साल तुम 17 हो जाओगे, तो 12th पास होगा तब तुम्हारा क्या होगा? क्यों? अभी 11th में हो ना? अच्छा हाँ, अभी तो 11th है ना, फिर 18 में हो जाओगे। अच्छा, बीटेक करोगे तब 22 के हो जाओगे, और 2-1 साल और पढ़ोगे तब 24 के हो जाओगे, और 10-15 साल काम भी करोगे, ठीक है, 35-36 तक सही हो जाओगे। लिख लिया भाई सबने? ट्राई कर लिया सब? ट्राई करो सब। चलो, ए का ट्राई किया सबने? डिस्कस करें। ए का क्या इफेक्ट हुआ? माइनस आई या प्लस आई? माइनस आई। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। बी का क्या हुआ? इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ? sp2 हुआ ना। तो ये कौन सा इफेक्ट हुआ? प्लस आई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखने मतलब हाइब्रिडाइजेशन देखो ना उसकी, समझे भाई? वो तो इंडक्टिव कब नहीं होता? जब सारे sp3 एटम्स होते। सी में बताओ, सी में क्या होगा? अब समझ में आ रहा है सी में क्या होगा? ये sp हाइब्रिडाइज है और ये क्या है? sp3। तो मतलब ये माइनस आई लगाएगा और मिथाइल कौन सा इफेक्ट लगाया? प्लस आई। वैसे आप जनरल बोल सकते हो sp3 प्लस आई शो करते हैं, वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब डी समझ में आया? डी में क्या होगा बताओ? ये sp हाइब्रिडाइज है और ये sp2। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे तो कौन सा इफेक्ट लगा? माइनस आई। sp इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है? sp ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp3। ये किस चीज का ऑर्डर है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बोलते हैं मोर एस कैरेक्टर, मोर एस कैरेक्टर से क्या होता है? मोर स्फेरिकल कैरेक्टर, और मोर स्फेरिकल कैरेक्टर से क्या होता है? मोर नियरर टू द न्यूक्लियस, और नियरर टू द न्यूक्लियस से क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पी कैरेक्टर से क्या होता है? न्यूक्लियस से दूर होता है। एस कैरेक्टर मतलब न्यूक्लियस के पास होता है। समझे आप? मोर एस कैरेक्टर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ई के बारे में क्या बोलोगे? ई, ये भी sp है, ये भी sp है, तो सेम है, लेकिन ये नाइट्रोजन लगाया ना आगे, तो इस पूरे का कौन सा इफेक्ट हुआ? -I, यानी इस एल्काइन का कौन सा इफेक्ट हुआ? +I। यानी साइनाइड -I लगाएगा, एल्काइन +I लगाएगा। भाई पूरा मॉलिक्यूल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, समझ रहे हो? जो सर्किल कर दिया वर्सेस रेस्ट ऑफ मॉलिक्यूल। तो डिफरेंस देखना है आपको, ये सेम है तो ये चेंज होगा, इससे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी चेंज आएगा थोड़ा। F बताओ कौन सा इफेक्ट लगा? -I। G में इसका -I, H में -I। नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, I में -I, J में नो इफेक्ट बिकॉज ऑल आर sp3, है ना? ये सभी sp3 है। के बताओ, नाइट्रोजन प्लस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो नाइट्रोजन से भी ज्यादा होगी। पॉजिटिव चार्ज इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कॉन्जुगेट, है ना? तो इसका मतलब इसका तो और पावरफुल -I लगेगा। और R में सल्फर के साथ बहुत सारे ऑक्सीजन लगे हैं, तो हाई पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा ना यहाँ पे, तो ये भी कौन सा इफेक्ट हुआ? -I। M में कौन सा इफेक्ट हुआ बताओ? ये भी -I। O+ इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो भी पॉजिटिव चार्ज एटम्स होंगे उनकी -I इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। मैं आपको ऑर्डर बताऊंगा, उस ऑर्डर में सबसे पहले ये आएंगे पॉजिटिव चार्ज वाले। समझे भाई? आगे बढ़े। क्या भाई? कुलवंत सिंह, हरप्रीत सिंह, क्या नाम है? खुशवंत सिंह नहीं, खुशप्रीत सिंह, एक रुकना, मनप्रीत सिंह, दिलप्रीत, एक रुकना, लवप्रीत, यार कोई बताएगा नहीं। ठीक है आगे बढ़ो। लिखा नहीं अभी? कोई बात, बाद में लिखेंगे। इन सब का बताओ। कितने ऑप्शन है आपके पास? 3, या तो -I, या +I, या फिर नो इंडक्टिव।
कैसे हो? दक्ष अरोड़ा, अरोड़ा बोलो। और नाम क्या है? अगम अरोड़ा। यार 2-3 महीने का गैप आ गया ना, बस मतलब आधा आधा याद रह गया। कई बच्चे बहुत सालों बाद मिलते हैं ना, तो एकदम से ना मतलब अपना इंसान की तो मेमोरी कैसी होती है, जैसे तुम अभी मिले 10 साल बाद मिलोगे तो थोड़ा बॉडी चेंज हो जाती है ना, तो एकदम से समझ में आ जाता है कि यार इसको पहले देखा है, पहले ये स्लाइटली ऐसा दिखता था, तो चेंज दिखता है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है एकदम, क्या देखा कितना चेंज हो गया ये। अपूर्व को देख लो, 3 महीने से कोई चेंज ही नहीं हुआ। क्या भाई बनाए? चलो सबने तय कर लिया क्या क्या है? एन का आंसर क्या है बताओ? -i। और O का क्या है? -i। P का बताओ? +i। ये फिनाइल रिंग के हाइब्रिडाइजेशन sp2 है ना, इसकी sp3 यदि ये +i इफेक्ट हुआ ना, समझे आप? Q का बताओ? ये sp हाइब्रिडाइज और ये sp2, मतलब कौन सा इफेक्ट हुआ? -i। R का बताओ? -i। N+ का तो स्ट्रॉन्ग -i। S का -i। कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन -i। U में बताओ? अच्छा बताओ, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है मैग्नीशियम की, तो कार्बन ज्यादा, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ आएंगे, तो ये डेल्टा माइनस हुआ और ये डेल्टा प्लस, तो कौन सा इफेक्ट लगाया मिथाइल ने? -i। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जब भी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होगा ना, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड का मतलब क्या? बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड मेटल, जब भी कार्बन मेटल का बॉन्ड होगा तब वो -i शो करेगा। अदरवाइज जो अल्काइल ग्रुप हैं ये कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? +i। हमने इतने सारे एग्जांपल दिए, देखो अल्काइल ग्रुप का +i होगा, एक्सेप्ट अल्काइल इज अटैच विद ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, समझे आप? अदरवाइज sp3 कार्बन जो है कौन सा इफेक्ट शो करेगा? +i। तो इसको लिखो -i। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड के अलावा अल्काइल ग्रुप शोज +i इफेक्ट। समझे भाई? वहां लिखा आपने अल्काइल ग्रुप शोज +i इफेक्ट एक्सेप्ट क्या? ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स। अल्काइल ग्रुप शोज +i इफेक्ट एक्सेप्ट ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। चलो अब V वाला एग्जांपल लेते हैं। अगर यहां क्लोरीन लगा है और यहां क्लोरीन लगा है और मैं पूछूंगी इनका कौन सा इफेक्ट है? UV के बाद क्या आएगा? W। यहां मिथाइल लगा है और यहां NO2 लगा है और मैं पूछूंगी इन दोनों का कौन सा इफेक्ट आएगा? X। यहां लगा है NH2 और यहां लगा है OH। अब आपको दो दो ग्रुप के बारे में बताना है कौन सा इफेक्ट आएगा।
आज तो लाइट 3-4 बार चली गई है ना। अगर कितनी बार लाइट गई? 4 बार गई आज। क्या भाई दिव्या, सरपंच साहब को बोलना है वो आयरन मैन कर लिया मैंने। पूछते रहते थे मेरे को, बोलना दादी जी को भी नमस्कार बोल दे। हो गया भाई? चलो क्या रहा भाई? V का आंसर क्या रहा? -i एंड -i। मतलब दोनों रिंग पे -i लगा रहे हैं, दोनों रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहे हैं, है ना। W का क्या रहा? हाँ, ये sp3 कार्बन तो +i शो करेगा ना, ये +i, और ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा बताओ? -i। X में बताओ, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, -i। समझ में आ रहा है ये? Y बताओ, -i, और ये भी -i। Z बताओ, SO3H का कौन सा इफेक्ट है? -i, और ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप +i। sp3 कार्बन है ना, ये sp3 कार्बन है, ये sp2 है, तो ये sp3 में मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये सब क्या शो करेंगे? +i, एक्सेप्ट ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। समझे भाई? अच्छा, ऐसा कोई मॉलिक्यूल बता सकते हो जिसमें +i इफेक्ट और -i इफेक्ट दोनों प्रेजेंट हो? +i इफेक्ट वाले ग्रुप भी हो, -i भी ग्रुप हो? कौन सा वाला? W वाला? Z वाला? चलो, इनके अलावा बता सकते हो क्या कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें +i -i दोनों लग रहे हैं? है कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो उस मॉलिक्यूल के अंदर कुछ +i लगा रहे हैं, कुछ -i लगा रहे हैं? ऐसा मॉलिक्यूल बताना है, कौन सा होगा? ध्यान से देखो, ध्यान से सोचो। एक ही मॉलिक्यूल में कुछ +i लगा रहे हैं एटम, कुछ दूसरे एटम -i लगा रहे हैं। सही सोच रहे हो तुम में से बहुत सारे लोग, सही सोच रहे हैं एकदम। सारे मॉलिक्यूल है ना भाई, सारे हुए वो तो। किसी ने इलेक्ट्रॉन लिया तो किसी ने इलेक्ट्रॉन दिया, ऐसे ही किसी ने इलेक्ट्रॉन दिया तो किसी ने इलेक्ट्रॉन लिया। ये दोनों साथ साथ रहेंगे, +i -i, है ना। या तो दोनों साथ साथ हैं या दोनों साथ साथ नहीं है, यानी ये दोनों क्या कहेंगे? हम साथ साथ हैं। वही देखिए, हम साथ साथ हैं। समझ गए भाई? तो आज इतना करते हैं, फिर अगली क्लास में इसका पार्ट 2 करेंगे। वैसे एक बात तुमको और बतानी थी यार, मेरे को स्विमिंग करते वक्त आयरन मैन में तुम्हारी बड़ी याद आई एकदम से, ठीक है ना। तुम्हें पता होगा प्रैक्टिस मेरी अच्छी हो गई थी, लास्ट में स्पीड भी बढ़ गई थी, है ना बैट्समैन। तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं पहुंचा कि भाई 1 घंटा और 20-25 मिनट, नहीं तो 1.5 घंटे में तो मैं कर ही लूँगा स्विमिंग। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो होटल के सामने समुंदर था और वहाँ लहरें उठ रही थी बड़ी बड़ी।
तो जब मैंने लहरों को देखा तो मैं और मेरी वाइफ ने डिस्कस किया कि भाई इन लहरों में तो नहीं हो पाएगी, बच्चे भी तो हैं पीछे, है ना, लहरों में अंदर जा सकते हो, वापस आने का कोई गारंटी नहीं है। तो मेरे साथ केरला के 2 डॉक्टर थे, बहुत अच्छे स्विमर थे, वो बचपन से ही ओशियन में स्विमिंग करते हैं, वो कोस्टल एरिया में रहते हैं। वो 100 मीटर से ज़्यादा स्विमिंग नहीं कर पाए थे रेस से 2 दिन पहले। तो उन्होंने कहा यार मैं पानी काट के अंदर नहीं जा पा रहा हूँ। मैंने कहा जब आप ही नहीं जा पा रहे हो, जो बचपन से मतलब समुद्र के साथ लुका छुपी खेलते हो, तो हमने तो देखा ही अभी ये समुद्र, राजस्थान का आदमी, रेगिस्तान का आदमी कहाँ समुद्र देखता है, ठीक है ना। एक तो राजस्थान का आदमी पानी देखते ही अजीब सा हो जाता है कि इतना पानी, है ना, और रेगिस्तान देखने की आदत है उसको। तो मैंने कहा भाई ये अपने बस की तो नहीं है। तो भगवान से प्रार्थना की कि भाई, मैंने अपनी वाइफ को बोला भाई तुम प्रार्थना करो। क्या होता है कि इंडिया में फीमेल लोग जो है ना ज़्यादा स्वामी भक्त हैं, ज़्यादा अच्छे हैं, मेल तो है जैसे ही हैं, ठीक है, तो समुद्र को थोड़ा नीचे करवाओ उसको। तो कई बार है ना लक काम करता है और कई बार लक काम नहीं करता है। तो जिस दिन रेस थी ना, उसी दिन समुद्र की लहरें है ना, मतलब वो एकदम 1-1.5 फीट पे आ गई और बहुत शांत नहीं था। लेकिन जो 2 दिन पहले समुद्र था ना, मैं फोटोग्राफ शेयर करूंगा। अच्छा, मेरा होटल विंडो खोलते ही सामने समुद्र दिखे। एक तो होता है अपने को डर दिखे नहीं, एक रोज देखें और आवाज़ आए रात को समुद्र की लहरों की। मैंने कहा ये तो खतरनाक है यार, मतलब कैसे करेंगे। तो फॉर्चुनेटली वो लहरें कम हो गई। अब कम हो गई तो दिमाग में वो आ गया कि यार अपन लक्की हैं फॉर्चुनेटली। और दूसरा, जब रेस स्टार्ट हुई जस्ट मेरी वाइफ को वॉमिटिंग हो गई। तो उसको वॉमिट, क्योंकि वो रेस के पहले धूप में काफ़ी देर खड़े रहे, वो बैंड बाजे वगैरह बजाते हैं काफ़ी देर तक, तो वॉमिट हुई। तो मेरे को उसका टेंशन हो गया। मैंने कहा यार इसका ऑस्ट्रेलिया में भी गड़बड़ हो गया था, वापस वॉमिटिंग हो गई है ना, तो स्टेमिना कम हो जाता ना वॉमिट, तो उसको वो अच्छा हुआ वॉमिटिंग हो गई है ना वहाँ खड़े खड़े। तो वॉमिटिंग होने के बाद आदमी रिलैक्स फील करता है। तो आधा दिमाग मेरा उधर तो चला गया। फिर मैं जब पानी के लिए अंदर गया, रेस स्टार्ट हुई, अंदर गया, अंदर जाते ही वो समुंदर तो ऐसे चले और मैं तो स्विमिंग पूल में गया था। स्विमिंग पूल तो चलता नहीं है ना आराम से। अब स्विमिंग कैसे करूँ मैं? स्विमिंग तो तब करूँ ना जब मैं पानी में स्टेबल हो जाऊँ। मैं जैसे ही स्टेबल हूँ, वो लहर आए ऐसे और पीछे ले जाए मेरे को। तो फिर मेरे को याद आया कि वो स्विमिंग पूल में एक वो आते हैं, वो शेखावत अंकल है ना, उनकी एक बात याद आई। उन्होंने कहा था कि पानी से है ना लड़ना नहीं है, पानी जब ऊपर आए तो उसको प्यार से आगे बढ़ना है, उससे टकराओ मत पानी से, तो ऐसे ड्रैग क्रिएट होता है। तो मैंने कहा छोड़ो यार, मतलब समुद्र जैसी लहर आए मैं लहर को देखूं और थोड़ा नीचे हो जाऊँ और उसके अंदर चला जाऊँ ऐसे। तो स्विमिंग तो भूल गया, सिर्फ ग्लाइड करने लगा मैं, है ना। ग्लाइड करते करते ऐसे 1 किलोमीटर 800 मीटर अंदर जाना था, फिर ऐसे राइट टर्न था, फिर वापस एक टर्न था, फिर वापस आके ऐसे 4 किलोमीटर हो रहा था। तो सामने मतलब फिर मैंने मतलब 400-500 मीटर तो है ना, मतलब अजीब सा हो गया मैं। मतलब मुझे लगा यार पता नहीं कब 4 किलोमीटर स्विमिंग होगी मेरी, है ना। और प्लस मैंने एक नया ट्राई सूट पहन रखा था, वो टाइट था हल्का सा, तो वो मेरे से एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। तो 300-400 मीटर तो उसको एडजस्ट, नया कपड़ा होता है ना कई बार काटता है वैसे, तो 300-400 मीटर तो उसी में लग गए मेरे। फिर मैंने धीरे धीरे स्विमिंग करना स्टार्ट किया। फिर मैं जब टर्न आया तो मैंने कहा टर्न आएगा ना, फिर मैंने सोचा यार इसमें अच्छा किया है। फिर दिमाग में आया कि जब वापस आएंगे लास्ट में 1 किलोमीटर यूँ गए, फिर इधर गए, फिर लास्ट में इधर आएंगे, तब तो पानी अपने को सपोर्ट करेगा, तब तो अच्छा हो जाएगा ना। तो मैंने कहा 2 किलोमीटर स्विमिंग करनी है, 2 किलोमीटर तो पानी अपने को सपोर्ट करेगा। फिर जब मैं इधर स्विमिंग करने गया, वापस वही लहरें ऐसे उछल रहे और मुंह में आगे पानी अंदर घुस जाए, वो एकदम सॉल्टी। तो फिर है ना मैंने थोड़ा स्टेबल किया। वहाँ के बलून लगते हैं 300 मीटर पे, तो मैंने बलून को देखना स्टार्ट किया। मैं छोड़ो यार लहर को नहीं देखना, बलून को देखना है अपने को, ठीक है। फिर थोड़ा सा 5-10 स्विमिंग करूँ ऐसे, फिर वो लहर आए इधर ले जाए मेरे को, फिर मैं वापस सीधा हूँ, फिर वापस करूँ। तो जो एक्चुअल जो स्विमिंग थी ना, जिसकी मैं तैयारी करके गया था, वो तो साइड में हो गई मेरी। सिर्फ मैं पानी को ही मैनेज करने में लगा रहा। अच्छा, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि पानी मेरे को सपोर्ट कर रहा है, धक्का दे रहा है। वो लहरें ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होने लगी ना, तो मेरे को पता ही नहीं चल रहा था कि कब मैं अगेंस्ट हूँ, कब मैं साथ में हूँ। फिर जो चश्मे के अंदर है ना फॉग आ गया, है ना, वो कहते हैं फॉग आ गया। अब फॉग आने के बाद दिखे ही नहीं, तो दिखे नहीं तो वहाँ तो भाई आप ऐसे ऊपर लहर में ऊपर होकर देखना पड़ता है, तो वो बलून दिखाई दे और तेज हवा के कारण बलून खिसक रहा था ऐसे। तो वहाँ पे बीच में बोट में बहुत सारे वॉलंटियर खड़े रहते हैं, तो उनको मैं बार बार पूछूं कि विच डायरेक्शन, तो वो इटालियन है ज़्यादातर, तो वो बोलते ही नहीं इंग्लिश ज़्यादा, है ना, वो डायरेक्शन मतलब नहीं समझते हैं। साइन लैंग्वेज है ना वर्ल्ड वाइड चलती है ना। ठीक है इधर जाना है भाई, ठीक है। वो साइन लैंग्वेज तो मतलब 10 बार तो मैंने पूछा, तो 10 बार रुकना पड़ा मुझे, है ना। और फिर पानी को मैनेज किया। तो जब इतना थक गया मैं करते करते स्विमिंग, और पानी इतना पेट में भर गया मेरे को समुद्र का, तो मुझे लगा यार आज है ना उसका कट ऑफ होता है आयरनमैन का 2 घंटे 20 मिनट। मुझे ऐसा लगा कि मैं 3 घंटे से स्विमिंग ही कर रहा हूँ, है ना। तो जब मैं बाहर आया, तो बाहर आते ही मैंने सबसे पहले घड़ी देखी। वो घड़ी स्टार्ट कर लेते हैं रेस के समय,
तो रेस घड़ी देखी तो एकदम शानदार उसमें टाइम आ रखा था 1 घंटे और 57 मिनट, है ना। मैं इतना खुश हुआ, मैं कि चलो यार अभी 20 मिनट और बचे हैं। फिर वहाँ से क्या 700 मीटर दूर साइकिल रखी थी, है ना। टाइंसन रोड पे उन्होंने टाइंसन एरिया बना, टाइंसन एरिया मतलब जहाँ साइकिल रखी रहती है। तो 700 मीटर आपको जाना है, फिर आपको साइकिल लेनी है, फिर वहाँ एक लाइन होती है, उसके पहले आप साइकिल पे चढ़ नहीं सकते। तो उस पूरे प्रोसेस मैंने उसको दिमाग लगाया, मैंने कहा यार मैं फास्ट करूँगा 10 मिनट में तो आराम से कर ही लूँगा। फिर मैंने कहा मैं स्लो भी करूँगा तो 12 मिनट में कर लूँगा। तो कट ऑफ कितना है 2:20, मैं क्या अपन आराम से कर लेंगे। फिर मैं गया फटाफट, साइकिल शूज़ चेंज करने पड़ते हैं, वो शूज़ पहनने पड़ते हैं, साइकिल के शूज़ पहने, हेलमेट पहना, वो सब पहन रहे हैं, उसके बाद ही अलाउ करते हैं। फिर 700 मीटर साइकिल लेके गया। तभी मैंने देखा, जब मैं साइकिल पे चढ़ रहा था ना, और तब मैंने देखा पीछे से, मैंने देखा मैं और कौन कौन पीछे देखा, मेरी वाइफ भी आ रही थी। तो मेरे को एकदम खुशी हुई कि मैं चलो यार उसने भी कर लिया। फिर मैंने उसको ज़ोर से बोला, मैंने कहा 10, वो क्या टाइम नहीं देखती, वो एकदम मतलब अलग मूड में चलती है, उसको मतलब ही नहीं है क्या टाइम है क्या है। वो आराम से, उसको आप रेस के बाद पूछोगे ना कितने घंटे पूरे हैं, उसको पता ही नहीं है। वो बस घड़ी ऑन कर लेती है, मैराथन भी दौड़ती है ना, पता नहीं है उसको कितने घंटे, मतलब वो इतना, वो उसको टाइम होता है ना, मार्क्स नहीं देखना, एग्जाम दे के मजे आ गए बस, वो उस टाइप की है। मैंने उसको चिल्ला के बोला, मैंने कहा सिर्फ है ना 15 मिनट बचे हैं, जल्दी करना, ठीक है। मेरे को उसको टाइम का आइडिया नहीं है। तो फिर वो मैं निकला, फिर मैंने भी हिसाब लगाया मैं कितना भी स्लो करेगी तो मेरे साथ क्या फास्ट है, 10-12 मिनट में तो कर ही लेगी। तो वो जो मैंने उसमें एक चीज़ सीखी कि आप जब किसी भी बड़े एग्जाम की तैयारी करते हो, बड़े इवेंट की तैयारी करते हो, तो आप ये सोच के मत जाओ कि सब आपके हिसाब से होगा, कि भाई मैं ये टॉपिक पढ़ के गया हूँ तो मेरे आईआईटी में ये टॉपिक आने वाले हैं। आप जो पढ़ के गए हो ना, आपका सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रांग होना चाहिए, तो आप उसमें नई सिचुएशन को फेस कर पाओगे। तो मैंने ये सीखा कि मुझे ना अगेंस्ट द वाटर स्विमिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, मुझे बॉम्बे गोवा वगैरह जाके प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, तब मैं उस चीज़ को फील कर पाता हूँ, है ना। तो आईआईटी की पढ़ाई में क्या होता है, तीनों सब्जेक्ट में से अगर एक सब्जेक्ट आपका आउट हो गया, है ना, तो बहुत दिक्कत होगी, आप कंपटीशन से बाहर हो गए, है ना। आउट होने का मतलब आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आपका कमज़ोर हो रहा है, आप उसको कमज़ोर किए जा रहे हो। तो कोई भी चीज़ कमज़ोरी नहीं छोड़नी है। तो मेरे को वहाँ लगा कि यार नहीं, मेरे को और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, मुझे और ज़्यादा उस पर करना चाहिए था। तो टफ है ना भाई, जब स्विमिंग वीक रहेगी तो आपका साइकिलिंग और रनिंग में टाइमिंग फिर ज़्यादा लगेगा ऐसे। तो आप कंपटीशन में ध्यान रखो कि हर वो चीज़ जो वीक है वो एग्ज़ाम में आएगी। आपने कोई टॉपिक छोड़ा है वो एग्ज़ाम में आएगा, ये मेंटली आप मन बना लो। एंड यू आर फॉर्चुनेट कि आपको पढ़ाने वाले सारे टीचर कॉम्पिटेंट है, आईआईटी के अच्छे टीचर हैं, वेल नोन है। मतलब मेरे को तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूँ तुमको। तो तुमको सभी सब्जेक्ट में कॉम्पिटेंट आदमी पढ़ा रहा है, जिसको पता है क्या करवाना है। अगर वो एक भी टीचर वीक है ना उसमें से, मान लो फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स का टीचर है, डेबू कर रहा है या मतलब कहानी सुना रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, तो आप कॉम्पिटिशन से बाहर हो। आप मतलब 300 में से 100 मार्क्स में हो ही नहीं, तो आप कॉम्पिटिशन में होगा, आप बस मन बहला रहे हो, हाँ भाई मैं संतुष्ट हो रहा हूँ। तो आप फॉर्चुनेट हो कि आपको वाइब्रेंट में ये सारी चीज़ मिलती है, जिसको हम बाय डिफ़ॉल्ट मानते हैं, है ना। बच्चे मतलब क्या बोलते हैं, जो कॉम्पिटेंट बच्चा होता है ना, वो समझ जाता है कि यार ये टीचर किस लेवल पे पढ़ा रहा है, उसको 1-1.5 साल बाद समझ में आता है। उसको शुरू में समझ में नहीं आता, उसको 1-1.5 साल बाद जब सिलेबस खत्म होने लगता है ना, तब उसको समझ में आता है कि टीचर का लेवल क्या है। जब वो कई मल्टीपल टॉपिक के क्वेश्चंस करता है, तब उसको आइडिया होता है कि मैंने जो पढ़ाई की और जो कॉन्सेप्ट सीखे वो रिलेवेंट थे या नहीं थे। तो आपको बहुत सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट मिल रही है, आपको लैब में टेस्ट करने को मिलता है। तो मेरे साथ क्या हुआ, स्विमिंग पूल में स्विमिंग की और समुद्र में मैंने एग्जाम करवा दिया। ये तो एग्जाम मोबाइल पे करवाया और आपको पहले दिन लैब में जाके बिठा दिया, तो आपको 5-10 मिनट लगेंगे उसको माहौल में ढलने को। तो बहुत सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट होती है, उनको माइंड में रखते हुए अपने को तैयारी करनी चाहिए। बात समझ में आई कि वीकर चीज़ को स्ट्रॉन्ग करना है, वो ही एग्ज़ाम में आने वाली है। और फॉर्चुनेटली ईश्वर की मेहरबानी है कि अपन सब इतने कॉम्पिटेंट हैं, हमारा दिमाग और इतना है, तुम रोज़ क्लास आते हो, 5-5 घंटे बैठ के हमको सुनते हो, मतलब आपका लेवल बहुत अच्छा है। इतना सुनना, इतना नॉलेज, समझ रहे हो तुम, आ रहा है उसको ग्रैब करना, फिर घर जाके रिवाइज करना, डीपी बनाना, सीट बनाना, टेस्ट की तैयारी करना, ये सब नॉर्मल बच्चा नहीं कर सकता। नॉर्मल बच्चा क्या कर सकता है, क्लास अटेंड कर सकता है, वो भी नॉर्मल नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ क्लास अटेंड करना आईआईटी की वो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तुम तो कई लेवल ऊपर हो। जो 15 लाख बच्चों में एक्चुअल कंपटीशन होता है, तुम उस कंपटीशन में हो। तुम 1 लाख बच्चों में हो, तुम्हें 1 लाख के अंदर फाइट करना है, फिर 70,000 में आ जाओगे, 50,000 में आ जाओगे, फिर 10 में, 5 में, 1 में, और हो सकता है 1 आ जाओ, है ना। तो वो सब चीज़ें दिमाग में अच्छी सी चीज़ें रखनी है। बात समझ में आई तुम्हारे, ठीक है।